चलिए सभी बच्चे लाइव हो जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चे क्लास 12 का सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। मोहित कुमार, मोहित पहचाने क्या? पहचान गए बच्चे? ऐसा 10th का होगा, अभी टाइम है। चलिए सब लाइव में जुड़ते जाइए। चलिए सभी बच्चे जुड़ते जाइए, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए सभी का लिंक ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। थोड़ा टेक्निकल इशू है, उसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। आज हम लोग सोल्जर पढ़ेंगे बच्चे। बहुत अच्छा ये पोएम है, वार पोएट है। चलिए बहुत अच्छा अध्याय है, धीरे धीरे सभी जुड़ जाए। वेलकम है सभी बच्चों का आज के इस लाइव स्ट्रीम में। आज पढ़ रहे हैं बच्चे सोल्जर, इंग्लिश के एक वार पोएट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सभी धीरे धीरे जुड़ जाइए, सबको हम निमंत्रण भेज चुके हैं। तो शुरू करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिए बच्चे, पेन पेपर लेके बैठिए। जो भी आपको बताया जाएगा उसे नोट करते जाइएगा और अंत में 50
ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए जाएंगे। चलिए पेन पेपर ले लीजिए। देखिए मेरा बेसिक क्लास होता है, बेसिक टू एडवांस होता है। आपको कुछ नहीं भी पता है आप तुरंत सीखो और उसे अभ्यास करके आप उसे बेहतर समझने लगो। अब आगे बढ़ते हैं। बर्थ एंड फैमिली। लेखक हैं बच्चे द सोल्जर। द सोल्जर किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। तो पहला लाइन तो आपका यही होना चाहिए कि भाई लेखक कौन है। मेरे द्वारा बताया गया कि द सोल्जर है, और द सोल्जर किसने लिखा है बच्चे? रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को जुड़ने के लिए आज के इस लाइव सेशन में। आज का क्लास है बच्चे द सोल्जर, क्लास 12 का। आज वन शॉट में समरी से लेकर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो करने जा रहे हैं, और जो मेरा जो ये मेहनत है आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम फर्श से उठा के अर्श पे बच्चों को ले जाते हैं। 6 मिनट हुआ है क्लास का। धीरे धीरे सभी को निमंत्रण भेज दें और जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर दें। तो बोर्न ऑन 3 अगस्त 1887। अब आप सोच रहे होंगे सर सब चीज सही है, आप नीचे हिंदी भी दे दिए हो। सोच रहे होगे बच्चे आप नीचे हिंदी भी दे दिए हो सर, इससे क्या सुविधा होगा आपको, वो आप ही बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए बच्चे, आपको हिंदी दे देने से क्या सुविधाएं हो रही है, कैसा लग रहा है? अंग्रेजी को हिंदी बना दिए हैं। आप देखो कि 3 अगस्त 1887 रग्बी। अब यहां पर आपको समस्याएं अगर होगी बच्चे तो आप क्या करो ना, यहां से उच्चारण लगा लो। वारिकशायर, वारिकशायर इंग्लैंड। कहाँ है बच्चे? वारिकशायर इंग्लैंड में जन्म हुआ है इस लेखक का। और लेखक ने कौन सी कविता लिखी है? द सोल्जर। और द सोल्जर जो लिखी है बच्चे वो कितने लाइन की है? 14 लाइन की है। चलिए कैसी कविता है? तो वार पोएट है। जो बात मुख्य बात बोलेंगे। प्रिंस हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। आपके लिए मैं ये हिंदी लिख दिया हूं, आप हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो कोई बात नहीं। 3 अगस्त को जन्म हुआ 1887 रग्बी, वारिकशायर इंग्लैंड में इसका जन्म होता है। लेखक का रूपर्ट ब्रूक का, और रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड में जन्मे। देखिए यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहता है कब हुआ जन्म? तो 3 अगस्त 1887 को। अंग्रेजी में कैसे पढ़ेंगे बच्चे? 3 अगस्त। चलिए रुपेश हेलो सर, हेलो, बहुत अच्छा लगा बच्चे लाइव सेशन में आए। फादर है विलियम पार्कर ब्रूक। देखिए हिंदी में भी लिख दिए हैं। किन्हीं को अगर समस्या हो तो हिंदी इंग्लिश दोनों है। आज तक आप यूट्यूब पे इतना क्लास किए होंगे, लेकिन इस तरह का क्लास मेरा वादा है कि नहीं किए होंगे। कहता है विलियम पार्कर ब्रूक जो रग्बी स्कूल जो था बच्चे वहां हाउस मास्टर के तौर पर काम करते थे। क्या थे? हाउस मास्टर थे। नोट करते जाना है, नोट करते जाना। कहता है मदर, मदर थी रूथ ब्रूक। देखिए ब्रूक परिवार है ये, रूपर्ट ब्रूक। सर रोज क्लास चलता है, डेली क्लास चलता है रुपेश, एकदम डेली समय से चलता है 6:30 बजे से। आज थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है बच्चे तो उसको सुधार करना पड़ता है। और टेक्निकल डिपार्टमेंट भी हम ही को देखना होता है, कंटेंट क्या बनेगा, कैसे बच्चों को तैयार करना है एक बेहतर हो। चलिए, और मेरा एक ही वीडियो आपके लिए काफी है, बार बार करने का जरूरी नहीं। एक दिन एक क्लास कर लो ना तो वो आपका काम हो जाएगा। तो विलियम पार्कर पिताजी, रूपर्ट ब्रूक और रूथ ब्रूक इनकी माता जी। उसके बाद कहता है ही बिलोंग्ड टू ए वेल टू डू एंड एकेडमिक फैमिली। अब आप सोच रहे होंगे सर आप तो बोल के इंग्लिश में निकल गए, मेरा क्या होगा? तो यहां पर देखो बच्चे वह एक संपन्न और शैक्षणिक परिवार से थे।
जब ये आपके मोबाइल में पीडीएफ के रूप में जाएगा ना, आप इसको जितना बार पढ़ोगे अपने आप को अपडेट पाओगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। और अभी आपको 50 एमसीक्यू इससे रिलेटेड कराएंगे, बस आप बने रहो। अब यहां हम बता दिए, जन्म बता दिए, मम्मी का नाम बता दिए, पापा का नाम बता दिए, बच्चे नोट कर लेना, और कहां जन्म हुआ जगह बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग खुशनवाज, बहुत बहुत वेलकम है बच्चे। आज का क्लास करके बताना क्या इंग्लिश भारी है आपके लिए, और अगला वीडियो किस पे बनाए ये भी बनाए बताइएगा। एडुकेशन पढ़ते हैं किसका बच्चे, रूपर्ट ब्रूक का। और रूपर्ट ब्रूक कौन है? द सोल्जर लिखने वाले लेखक। द सोल्जर मतलब एक सिपाही, और सिपाही क्या होता है बच्चे? देश की आन बान शान होता है, और इंग्लैंड का ये सिपाही है। एडुकेशन हुआ है पढ़ाई, देखो अर्ली एडुकेशन एट रग्बी स्कूल, जिस स्कूल में इनके पिताजी थे उसी स्कूल में हाउस क्या थे इनके पिताजी, देखिए यहाँ हाउस मास्टर थे, और उसी स्कूल में ये बेचारे पढ़े, रग्बी स्कूल में। और हायर एडुकेशन एट किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए बच्चे? कैम्ब्रिज गए हैं। आज पहली बार आप लोग इस तरह से अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं। मेरा वादा है कि सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज बहुत बड़ा कॉलेज है बच्चे, कैम्ब्रिज। कहता है डेवलप्ड ए डीप इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पोएट्री, कहता है वहीं पर उन्होंने साहित्य और कविता में गहरी रुचि विकसित की। साहित्य और कविता में एक गहरा अनुभव इनको मिला अपने होम टाउन स्कूल से, जहां से ये पढ़ाई कर रहे थे। अब देखो यहां से कोई खास जानकारी नहीं मिला, इस पेज पे जानकारी मिला कि भाई शिक्षा क्या मिला, कि कहाँ स्कूल से पढ़े और हायर एजुकेशन के लिए कहाँ गए, और ये साहित्य और कविता में उनका क्या था, कैसे पकड़ बना। हिंदी प्लस इंग्लिश कैसा लग रहा है प्रिंस, बताना बच्चे। ये जो कंटेंट तैयार किए हैं आपके लिए, क्या आपने इस तरह से कभी पढ़ा है? क्या आपकी तैयारी ऐसे कराई गई है? और हम करा रहे हैं बच्चे, और मेरा लक्ष्य ही है फर्श से अर्श तक कि दुनिया देखे। पर्सनालिटी पढ़ेंगे बच्चे, घर मकान देख लिए, कहाँ है पिताजी, क्या करते थे बता चुके हैं रूपर्ट ब्रूक के, और कैसा पढ़ाई हुआ, कहाँ पे गए पढ़ने, बचपन में कहाँ पढ़े, और पर्सनालिटी बता रहे हैं कि रूपर्ट ब्रूक का पर्सनालिटी कैसा था। कहता है द फेमस आयरिश पोएट W.B. Yeats called him the handsomest young man in England। देखिए पर्सनालिटी, कहता है द फेमस आयरिश पोएट W.B. Yeats called the handsomest young man in England। अब बोलेंगे बच्चे सर ये भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़ लो। प्रसिद्ध, फेमस मतलब प्रसिद्ध, आयरिश कवि, आयरिश कवि हैं एक W.B. Yeats बच्चे, उन्होंने इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक कहा है, एग्जाम में पूछ चुका है कि किसने रूपर्ट ब्रूक को सुंदर सुंदर हैंडसमेस्ट, एक जवान तो सुंदर होता ही है और जब वर्दी में हो तो अति सुंदर होता है, तो हैंडसमेस्ट इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक कहा है, किसे कहा है? W.B. Yeats ने, आयरिश पोएट हैं, उन्होंने संज्ञा दिया इन्हें कि भाई इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक है रूपर्ट ब्रूक, इनके जैसा सुंदर कोई नहीं है। कहता है नाउन फॉर हिज ब्यूटी चार्म एंड आइडियलिस्टिक नेचर, क्या कहता है? ये अपनी सुंदरता, आकर्षण और आदर्शवादी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। आज पढ़ने के बाद नहीं लगेगा तब बताइएगा कि अंग्रेजी है कि हिंदी है। तो हैंडसमेस्ट मैन का संज्ञा किसे दिया गया? पर्सनैलिटी में। तो पर्सनैलिटी बताया इसका कि ये सोल्जर जो है, ये जो रूपर्ट ब्रूक है इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवक हैं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। कहता है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, क्या इनका लेखन कला रहा? फेमस है जब वार पोएट, लिख लेना कॉपी पे बच्चे, वार पोएट,
कैसे कवि के रूप में उभरे? वार पोएट के रूप में उभरे। वार मतलब लड़ाई, युद्ध, युद्ध कवि। कौन कवि? युद्ध कवि। हैंडसम मैन किसने कहा? हैंडसम मैन किसने कहा बच्चे? W.B. येट्स ने। जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। पिताजी, माताजी सब एक बार में समझो, नोट करते जाओ। कहता है हिज पोएम्स ग्लोरीफाइड पेट्रियोटिज्म। कथी कथी पे कविता लिखते थे? देशभक्ति पे। सिपाही हैं तो कथी पे लिखेंगे? सेक्रीफाइस एंड आइडियलिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उनकी कविताओं ने प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या जगाया? देशभक्ति, बलिदान और आदर्शवाद का महिमा मंडन किया। फेमस वर्क 5 वार सोनेट्स, प्रसिद्ध रचना है 5 वार सोनेट्स, 5 युद्ध सोनेट। और सोनेट जो कविता है, ये जो कविता है बच्चे, ये जो कविता है, ये जो कविता है, ये कितने लाइन का है? सोनेट कविता 14 लाइन का कविता है मात्र। खुश नवाज कर रहे हैं, क्या समझ में नहीं आ रहा है बच्चे? देखो हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, आप हिंदी भी अगर पढ़ लोगे तो हमको लग रहा है समझ जाओगे। जाटव रिलेशक बर्ड पवार जी, जाटव रिलेश जी बताइए कैसा है बच्चे? चलिए, बेस्ट नाउन द सोल्जर 1914 में आया है। कब आया है बच्चे? 1914 में। हिंदी में 1914 पढ़ेंगे। कहता है अदर पीस सेफ्टी द डेड, ये जो है इनके द्वारा लिखे गए कविताएं हैं। सबा बहुत गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए इसको नोट करते जाना है। आप नोट नहीं करोगे ना तो उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। रिवीजन नहीं होगा तो बाद में आपके दिमाग में ब्लंडर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देंगे, घबराइए मत। अभी कवि के बारे में सिर्फ बता रहे हैं, कविता के बारे में कुछ नहीं बता रहे। अब डेथ हो गया उनका, जन्म बताएं, एडुकेशन बताएं। अब आते हैं डेथ के बारे में। कहता है वाइल गोइंग टू वार ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, ब्लड पॉइजनिंग बोलता है। कहता है युद्ध में भाग लेने जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। सेप्टिसीमिया नाम का बीमारी से हो गया। रूपर्ट ब्रुक का मृत्यु सेप्टिसीमिया बीमारी से हो गया। सेप्टिसीमिया मतलब होता है खून का संक्रमण, खून में कुछ संक्रमण हो गया बच्चे, जिससे मौत हो गई। एक बताइए, एक सिपाही का मौत हो जाता है सेप्टिसीमिया बीमारी से। और सेप्टिसीमिया मतलब होता है कि ब्लड संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है खून में। और जब मौत हो जाता है 23 अप्रैल 1950, तो निधन हो गया बच्चे 1915, 23 अप्रैल 1915। हिंदी इंग्लिश दोनों है ना, आपको समस्याएं नहीं होगी समझने में। हमसे अगर यहाँ छूट भी जाएगा तो आप आगे जाके कर सकते हो अपने से। देखो क्या बोलता है, प्लेस नियर लेमॉन्स आइसलैंड इन द एजियन सी, ग्रीस में है। कहता है एजियन सागर जो है बच्चे ग्रीस के लेमनोस द्वीप के पास इनका मौत हुआ था। कहां पे हुआ था? ग्रीस के लेमनोस द्वीप के पास। ये सब चीज नोट करने के लिए, आप नोट करोगे अपने आप को मजबूत करोगे। कौन सी बीमारी हुई? सेप्टिसीमिया बीमारी, खून में संक्रमण हो गया। कहां मौत हुआ? तो कब मौत हुआ? तो 23 अप्रैल 1915 में हुआ है। 23 अप्रैल 1915 में हुआ। उसके बाद कहता है कहां? एजियन सागर जो ग्रीस में है, और वहां लेमनोस द्वीप के पास हुआ था। देखिए सैनिक है बच्चे तो लड़ने जाना पड़ता है, जहां भेजेगा देश वहां जाएगा। यहां पर देखिए खुशनवाज बच्चे, आप थोड़ा सा लेट आए ना, गड़बड़ा रहा है आपसे। जन्म यहां है 3 अगस्त 1887 बच्चे। डेथ 1915। पीयूष कुमार सर जी, आप ये
नाने हैं सर जी, प्लीज फाइंड द अटैच फाइल इज स्कैन इमेज इन पीडीएफ फॉर्मेट। है सर जी, प्लीज फाइंड द अटैच फाइल इज स्कैन इमेज इन पीडीएफ। पीयूष क्या टाइप की हो बच्चे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हम जानते हैं क्या समस्या आ रहा है पीयूष, आप कंप्यूटर में आपका समस्या आ रहा होगा, कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। मेरे टेलीग्राम पे जाके पर्सनली हमको वहां से चैटिंग में जाइए। चलिए, कहता है कि मर गया एजियन सागर के समीप जो ग्रीस के पास है बच्चे, और यहाँ लेमनोस द्वीप के पास इनका मौत हो जाता है। किसका? तो रूपर्ट ब्रूक का। रूपर्ट ब्रूक क्या थे? एक सिपाही के तौर पर लड़ने गए थे। कहता है ब्यूरिड ऑन द बैटलफील्ड रिमेंबर्ड एज ए फॉलन सोल्जर, ये युद्ध भूमि में दफनाए गए और एक गिरे हुए वीर सैनिक के रूप में याद किए जाते हैं। इनका जीवन सर जी आपका नेम क्या है? मेरा नाम है सर बच्चे मोहित सर, मोहित सर, मोहित राज बोलते हैं, मोहित सर। चलिए, तो यहां पर नोट करना है, कुछ नवाज नोट करना है बच्चे। आपसे गड़बड़ा रहा है, आप शुरू से ज्वाइन किए नहीं वीडियो को। लाइव में हम रुकते हैं 2-4 मिनट। मेरा नाम पीयूष बच्चे मोहित सर है, मोहित सर है बच्चे। अब यहां से इंपोर्टेंस एंड लेजेसी क्या है? रिमेंबर्ड एज ए सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड यूथफुल आइडियलिज्म। पीयूष बच्चे मैं नाम बता चुका हूं, मोहित सर। तो कहता उन्हें देशभक्ति और युवा आदर्शवाद के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो देशभक्ति, युवा आदर्शवाद प्रतीक के रूप में एक लेखक जो बेचारा लड़ने जाते हैं, कहां जाते हैं बच्चे? युद्ध में जाते हैं। किस लिए जाते हैं? अपने देश के लिए जाता है। एक सैनिक बताओ बच्चे मरने क्यों जाएगा? अपने देश के लिए जाएगा, अपने देश के लिए वो मर मिटने के लिए भी तैयार होता है। आप भी अपने देश के सिपाही बनोगे एक दिन। कोई बात नहीं बच्चे, आप फ्री क्लास है ये, आप पढ़ाई करो, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला। आपको लगे कि नहीं यहां से तैयारी हो जाएगी तो आप भरोसा रखो। वाकई संजय सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वाकई पढ़ाते हैं, लेकिन बेचारे वो कब तक अच्छे पढ़ाते रहेंगे? और भी सर है ना, वो भी तो आएंगे अपना हुनर आजमाने। तो वाकई संजय सर बहुत अच्छे हैं, टीचर तो बेस्ट होते ही हैं बच्चे। तो आपको हम बताए ना, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर आ गया बच्चे, बहुत लेट आया है, आज सोल्जर पढ़ा रहे हैं। देखिए सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं बच्चे, और बच्चे भी बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन क्या करिएगा, सीखना है। कोनो आप तो रजिस्ट्री है नहीं कि सब दिन 12वीं में ही पढ़ते रहोगे। आप बेहतर नंबर के लिए, बेहतर अंक के लिए पढ़ाई कर रहे हो। और अच्छा नंबर का मतलब क्या होता है बच्चे? आपकी अच्छी मेहनत, निष्ठा, आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हो। रविश रॉक समझ नहीं आता। अब देखो हिंदी समझ में आता है रविश। आज देखो बच्चे इंग्लिश ऊपर लिखे हैं, हिंदी नीचे लिखे हैं। चलिए, कहता है हिज पोएम्स प्रेजेंट वार एज नोबेल एंड सेक्रेड सेक्रीफाइस। तो क्या कहता है कि उनकी कविताएं युद्ध को एक महान और पवित्र बलिदान के रूप में प्रस्तुत करती है। कहता है लेटर पोएट्स लाइक वाल्फ्रेड ओवेन एंड सिगफ्रेड सेसन हाईलाइटेड द horrors of war, but Brooke is still celebrated for his patriotic vision and sacrifice.
देखिए लंबा लाइन है। इंग्लिश तो होता ही है समस्या, जैसे 10वां में गणित का समस्या होता है वैसे 12 में। रवि हिंदी समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो देखना अभी आप हिंदी वाले ज्ञान से भी ऑब्जेक्टिव हल कर लोगे, घबराना नहीं है, बस लास्ट तक बने रहना है, अंतिम तक आपको इंतजार करना होगा। चैप्टर फिर से पढ़ा के फिर ऑब्जेक्टिव कराएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, समरी पोयम समरी वगैरह सब डिटेल है इसमें। तो कहता है बाद के कवि जैसे विल्फ्रेड ओवेन और सिगफ्रीड ससुन ने युद्ध की भयावहता को दिखाया, लेकिन ब्रूक आज भी अपनी देशभक्ति और बलिदान की भावना के लिए प्रसिद्ध हैं। एक ऐसे कवि जो सिपाही के तौर पे जाने जाते हैं और लड़ने के लिए अपने देश से भी जाते हैं, लेकिन सेप्टिसिमिया बीमारी के कारण उनकी मौत हो जाती है। अब यहां से जो जिनको नोट करना है वो बता दिए हैं। चलिए यहां से कविता शुरू होगा। हम एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर आपको रिवाइज करा देते हैं क्या क्या कहानी है इस लेखक का। कुछ बच्चे लेट से आ जाते हैं तो थोड़ा समस्या हो जाती है, कोई बात नहीं। चलिए तो यहां से हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, फास्ट रिवीजन करा रहे हैं। अंग्रेजी है कोई बात नहीं, आपके लिए मैं उसी लाइन का हिंदी लिख दिया है आपकी समस्या को देखते हुए। मैं जानता हूं मेरे बिहार बोर्ड के बच्चे अंग्रेजी से बहुत दूर रहते हैं। चलिए तो कहता है बर्थ एंड फैमिली, लेखक का जन्म परिवार के साथ है। हमसे भी कोई पूछता है आपका जन्म परिवार कहां से आते हो, जगह कोई भी पूछेगा, लेखक का भी यही पूछेगा एग्जाम में। कहता है 3 अगस्त, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? जन्म बोर्न ऑन 3 अगस्त, नहीं तो यहां से हिंदी रिलेट करके पढ़ो, हिंदी से रिलेट करके पढ़ो। रविश जन्म, जन्म को अंग्रेजी में बोर्न कहेंगे। बोर्न ऑन, प्रीपोजिशन में ऑन पढ़ा रहे थे बच्चे। 3 अगस्त 1887, 1887, रग्बी वारिकशायर इंग्लैंड। कहां पे जन्म हुआ है? 3 अगस्त 1887 को रग्बी वारिकशायर इंग्लैंड में हुआ है। बस इतने से आपको समझना है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? पिताजी, अब इनका जो जन्म हो गया 3 अगस्त 1887 को रग्बी वारिकशायर कहां है बच्चे? इंग्लैंड में है, इंग्लिश लेखक हैं। कहता है विलियम पार्कर ब्रूक क्या थे बच्चे? हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। तो पिता जो थे बच्चे विलियम पार्कर ब्रूक रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। कहां पे थे बच्चे? रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। अंग्रेजी में भी हाउस मास्टर ऐसे होगा और हिंदी में भी ऐसे होगा। क्या बदल रहा है बच्चे? विलियम पार्कर हिंदी में भी होगा, विलियम पार्कर ब्रूक इंग्लिश में ऐसे होगा। मुझे तो समस्या नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है तो फिर भी मैं आसान कर दे रहा हूं। कहता है मम्मी, मम्मी थी रूथ ब्रूक, पूरा ब्रूक परिवार है। कौन सा परिवार है बच्चे? ब्रूक परिवार है। रूथ ब्रूक हिंदी में लिख दिए, आराम से इसको आप पढ़ सकते हो एक एक लाइन। कहता है ही बिलोंग्ड टू ए वेल टू डू एंड एकेडमिक फैमिली, अच्छे शिक्षित परिवार से आते हैं। कहता है वे संपन्न और शैक्षणिक परिवार से थे, इनको कमी किसी चीज का नहीं था। लेखक का नाम ये देखो यहां लिख दिया है मैंने, रूपर्ट ब्रूक। कौन सी कविता लिखा है बच्चे? द सोल्जर। चलिए बताइए किसको समझ में नहीं आया, किसको आया? किसको समझ में आया बच्चे, किसको नहीं आया बता दो। चलिए तो यहां पर जन्म 3 अगस्त 1887 रग्बी वारिकशायर इंग्लैंड में हुआ। विलियम पार्कर ब्रूक पिताजी हाउस मास्टर रग्बी स्कूल में थे। विलियम पार्कर ब्रूक रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर। रूथ ब्रूक मम्मी जी थी और ये बहुत शैक्षणिक एकेडमिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था।
अगला क्या कहता है कि अर्ली एजुकेशन एट रग्बी स्कूल, रग्बी स्कूल से पढ़ाई किया क्योंकि पिताजी वहीं थे हाउस मास्टर के तौर पर, पढ़ना आसान हो गया इनके लिए रग्बी स्कूल। अब वहां से हायर एजुकेशन के लिए, जैसे बाहर जाते हैं ना बच्चे उच्च शिक्षा पाने के लिए, तो वहां किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज वहां चले गए, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्राप्त की। तथा डेवलप्ड ए डीप इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड पोएट्री देयर, वहीं पर उन्होंने साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर, कविता को बच्चे पोएट्री, गहरी रुचि विकसित की। तो परिवार के हिसाब से ना एकेडमिक फैमिली है इनका। नोट कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में अभी पूछेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। पर्सनैलिटी क्या है बच्चे? द फेमस आयरिश पोएट W.B. येट्स कॉल्ड हिम द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। अब देखो W.B. येट्स ने क्या कहा बच्चे कि आयरिश कवि थे W.B. येट्स, उन्हें इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक कहा, हैंडसमेस्ट जो मैन है पर्सन का संज्ञा दिया। क्या बोला कि इंग्लैंड का सबसे सुंदर युवक है। कौन कहा है बच्चे? W.B. येट्स ने कहा है, यही एग्जाम में भी पूछा है। उसके बाद कहता है कि अपनी नाउन फॉर हिज ब्यूटी, अपनी सुंदरता, चार्म आकर्षण, एंड आइडियलिस्टिक आदर्शवादी नेचर मतलब स्वभाव के लिए जाने जाते थे। अब बताइए किसको समस्या लग रहा है? अब यहां आते हैं, उनका लेखन क्या था, जीवन समझ गए, जन्म कहां हुआ, परिवार कैसा था, हायर एजुकेशन के लिए कहां गए, कैम्ब्रिज गए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फेमस एज ए वार पोएट। अब कवि कैसे थे? तो वार पोएट थे। कैसे कवि थे बच्चे? वार पोएट। ये युद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। युद्ध कवि, सोल्जर, युद्ध कवि, वार पोएट। पूछेगा कैसे कवि थे। क्वेश्चन भी जो दिए हैं बच्चे उसका हिंदी दे दिए नीचे, आपको समस्या होने ही नहीं देंगे। अगला देखिए, हिज पोएम्स ग्लोरीफाइड पेट्रियोटिज्म, सैक्रिफाइस एंड आइडियलिज्म ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उनकी कविताओं ने प्रथम विश्व युद्ध के समय कविता पढ़ता था लोग सब, तो उसके अंदर क्या जाग गया? देशभक्ति, बलिदान, आदर्शवाद का महिमा मंडन किया। ऐसे लेखक की कविता को पढ़ के। और ये लेखक किस लिए जाने जाते थे? वार पोएट के रूप में जाने जाते थे। कैसे कवि थे बच्चे? वार पोएट। इसका फेमस वर्क है 5 वार सोनेट्स। 5 वार सोनेट्स, 5 युद्ध सोनेट। अब सोनेट क्या होता है? 14 लाइन का है। कहता है बेस्ट नाउन द सोल्जर, 1914 में आया, हिंदी में भी लिख दिए। कहता है पीस, सेफ्टी, द डेड, ये तीनों इनके द्वारा लिखा गया है। पीस, सेफ्टी और डेड। यहां पर आते हैं, ये इनका अब लेखन समझ गए, जन्म समझ गए, कहां हुआ, कैसा परिवार में हुआ, क्या क्या लिखे। अब यहां से इनका निधन शुरू हुआ, डेथ। हेलो सर जी, प्रजापति NRK, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। कैसा लग रहा है क्लास बताना। डेथ हो जाता है कवि का, रूपर्ट ब्रूक का। वाइल गोइंग टू वार ही डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया, ब्लड पॉइजनिंग। सेप्टिसिमिया नाम की बीमारी से मौत हो जाती है बच्चे। कब हो जाती है? क्लास बच्चे चल रहा है 6:45 से। बच्चे क्लास का टाइम जो है ना वो अभी देख लो ना कितना मिनट बिफोर, 34 मिनट बिफोर क्लास शुरू हुआ है। कोई बात नहीं बच्चे, मैं फिर से इसे पढ़ा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। आप पेन पेपर ले लो, पेन पेपर ले लो बच्चे, रिवाइज करा रहा हूं। फिर से वीडियो देख लेना कल। असलम किंग, हेलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद असलम। कता युद्ध में भाग लेने जाते समय बेचारा को सेप्टिसिमिया बीमारी हो जाता है। किसको? सोल्जर को। सोल्जर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। वेलकम। अच्छे
रक्त संक्रमण हो गया, इसको ब्लड इन्फेक्शन हो गया। 23 अप्रैल, अब अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं, 23 अप्रैल 1915, 23 अप्रैल 1915, प्लेस नियर लेमनोस आइलैंड, कहता है इन द एजियन सी, जो कहां है, ग्रीस में है। तो एजियन सागर जो ग्रीस में है, लेमनोस द्वीप के पास बेचारे का मौत हो जाता है। और मौत का कारण क्या बनता है, ये 12 का है बच्चे। तो एजियन लेमनोस द्वीप, एजियन सागर जो ग्रीस में है बच्चे, वहां मौत हो जाता है। कहता है ब्यूरिड ऑन द बैटलफील्ड रिमेंबर्ड एज ए फॉलन सोल्जर, कहता युद्ध भूमि में दफनाए गए और गिरे हुए वीर सैनिक के रूप में याद किए जाते हैं। बताओ, बहुत अच्छे पढ़े लिखे जानकार लेखक के रूप में उभरे, वार पोएट के रूप में उभरे बच्चे। बस एनआरके प्रजापति 11th का क्लास बच्चे हो जाएगा शुरू, थोड़ा सा और अगले मंथ में 2 क्लास स्टार्ट करना है। पहले तो 12th वाले का जो बच्चे साइंस वाला है, और थोड़ा टीचर अभी है नहीं, थोड़ा सा अभी समय लगेगा, मेहनत लगेगा। अभी आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जितना जल्दी मुझे वैसे बच्चे दे दो जो बहुत कमजोर हैं, जिनका तैयारी बिल्कुल नहीं है, वैसे बच्चे दे दो। मैं थोड़ा सा उस पर मेहनत करके फिर ये चैनल के जो है लिए और भी टीचर को खोज सकूं। थोड़ा सा सपोर्ट का जरूरत है। वीडियो को जितना ज्यादा दिखाया जाए, देखा जाए, उतना अच्छा है अभी चैनल के लिए। चलिए, इंपोर्टेंस एंड लेजेसी क्या है कि याद, रिमेंबर्ड एज ए सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड यूथफुल आइडियलिज्म, इनको याद किया जाता है। किस लिए याद किया जाता है बच्चे, देशभक्ति और युवा आदर्शवाद के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो कहता है हिज पोएम प्रेजेंट वर्क एज ए नोबेल एंड सेक्रेड सैक्रिफाइस, कहता है उनकी कविताएं युद्ध को एक महान पवित्र बलिदान के रूप में दिखाती है। विक्रम, वेलकम है विक्रम। लेटर पोएट्स लाइक वेल्फ्रेड ऑन एंड सिगफ्रेड सीजन हाईलाइटेड द हॉरर्स ऑफ वार, बट ब्रूक इज स्टिल सेलिब्रेटेड फॉर हिज पैट्रियोटिक विजन एंड सैक्रिफाइस। कहता है बाद के कवि जैसे विल्फ्रेड ओवेन, सिगफ्रीड ससून ने युद्ध के भयावहता को दिखाया, और भी लेखक आए, भयावहता को दिखाया, लेकिन बेचारे रूपर्ट ब्रूक ने एक अलग ही मैसेज दिया अपनी कविताओं के जरिए। अब इनके कविता को पढ़ करके समझेंगे कि इनकी कविता में क्या वो बात है जो और लेखक की कविता में बात नहीं है। रिवाइज कराने के बाद अब हम यहां पर आ रहे हैं कविता का लाइन बाय लाइन और उसका हिंदी समझने के लिए, लाइन बाय लाइन और उसका हिंदी समझने के लिए। अभी तक जितना जानकारी दिया वो लेखक के बारे में है, और लेखक का जो ये कविता है सोल्जर, उनके बारे में बता रहे हैं। तो लाइन 1 क्या कहता है, देखिए छोटा छोटा पढ़ते, इफ आई शुड डाई। अब ये एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि बताइए इफ आई शुड डाई वाला लाइन कौन सी कविता से लिया गया है, तो आपको जवाब में देना होगा बच्चे द सोल्जर। बोलेगा द सोल्जर किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रूक ने। जन्म कब हुआ तो बताइएगा, कहां जन्म हुआ, अभी तुरंत एमसीक्यू में पूछेंगे। 11th क्लास चलाएंगे बच्चे। पहले थोड़ा सा आर्यन, वेलकम है बच्चे। आर्यन कहता है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका हिंदिया समझ में आ जाता बढ़िया से तो ऑब्जेक्टिव बढ़िया से हो जाता। तो यहां देखिए इस लाइन का, यहां देखिए आराम से लिखे एकदम सरल रूप में। वेलकम आर्यन, लेट से आए हैं बच्चे, चीजें थोड़ी समझ में भी आएगी, थोड़ी नहीं आएगी। तबा हाय बच्चे, धन्यवाद। द पोएट आस्क्स पीपुल टू रिमेंबर ओनली ऑन वन थिंग इफ ही डाइज। अब हिंदी में क्या है इसको समझेंगे। इस लाइन का मतलब, लाइन 1 का मतलब, 14 लाइन का कविता कहता है, कवि कहता है, क्या कहता है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाए, किसकी मृत्यु हो जाए, इफ आई शुड डाई, अगर मैं मर गया,
इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कहता है तो लोग केवल एक बात याद रखे। क्या याद रखे बच्चे? एक बात याद रखे। चलिए, तो पहला लाइन किसको समझ में आ गया? क्या लिखे हैं बच्चे? इफ आई शुड डाई। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, बताओ बच्चे इफ आई शुड डाई अगर है तो किस कविता से लिया गया है? तो आप बोलोगे सोल्जर से लिया गया है। सोल्जर किसने लिखा है बच्चे? कौन लिखा है? हु राइट? तो आप बोलोगे सर रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है। कहता लाइन 2, तो पहला लाइन में कहता है यदि उसकी मृत्यु हो जाए लोग केवल एक बात याद रखे। क्या याद रखे? आगे पढ़ते हैं। कहता है दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, यानी कि हिज बॉडी में लाई ब्यूरिड इन ए फॉरेन एंड। अब ये देखो हम क्या लिखे हैं इंग्लिश में, ये लिखे हैं बच्चे, इसका अर्थ लिखे हैं। जो एग्जाम में आएगा तो तुम लिख दोगे ना, ये लाइन पूछ देगा, तुम ये लिख दोगे तो समझ जाओ काम हो जाएगा। तो कहता है उसका शरीर किसी विदेशी भूमि में दफन हो सके, यानी कि वो जहां मर गया, सैनिक जहां गया लड़ने और वहां मर गया, तो वो जगह किसका हो जाए बच्चे? उस देश का हो जाए, उस सैनिक का हो जाए, है कि नहीं? कम से कम 2 गज जमीन नसीब हो। एक सैनिक क्या चाहेगा? काहे कि उसका शरीर यहां लाना संभव है नहीं, काहे कि जो जहां मर गया, उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वार चल रहा था, उसमें जो जहां मर गया उसको वहीं छोड़ देना है। उसको लाने का व्यवस्था, उतना समय पैसा खर्च करना, इसलिए बहुत सारे सैनिक को जो जहां है वहीं छोड़ दिया गया। तो बेचारा लेखक बोल रहा है कि हम मरे तो वो जमीन किसका हो जाए? उस देश का हो जाए जहां के हम निवासी हैं। अरे जमीन ले जाया नहीं है ना, जा सकता है भाई। ये QR कोड है जो आपको पढ़ाने के बाद मिलेगा, ठीक है? इस QR कोड के बारे में हम बराबर आपको बताते रहते हैं बच्चे। यहां से आपको पढ़ाया हुआ कभी भी आपको PDF PPT का जरूरी नहीं पड़ेगा। PDF जो पढ़ाए हैं वो डायरेक्ट आपको इस QR के जरिए मिल जाएगा। इस QR का स्क्रीनशॉट लेना है और गूगल लेंस में जाकर के देना है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, जितना ये पेज है बनाया हुआ। और इसमें 50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, जिसका आंसर भी दिया हुआ लास्ट में, लास्ट पेज पे है, आपको सोचने नहीं है। 43 पेज में इसका कहानी खत्म है और बढ़िया से आप समझ जाओगे कि द सोल्जर क्या है, किसके लिए लिखा है और किसके लिए लिखा है। तो वार पोएट है। और यहाँ दूसरा स्टेंजा पढ़ रहे थे हम लोग, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, यानी उसका शरीर किसी विदेशी भूमि में दफन हो सकता है। बेचारा मर जाएगा तो कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। चलिए, तीसरा लाइन क्या है? दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, और वो जगह किसका हो जाए? तो उस देश का हो जाए जहां का वो सैनिक है। जमीन तो ले जा नहीं सकता है, लेकिन कवि कहता है अपनी बात को, अब हिंदी में पढ़े होंगे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां तक प्रकाश नहीं जा सकता है बच्चे, वहां तक कविताएं की बातें जाती है। चलिए, कहता है इंग्लिश में इसको सरल रूप में कि दैट फॉरेन लैंड विल बिकम इंग्लैंड फॉर एवर बिकाउज ऑन बिकाउज एन इंग्लिश सोल्जर रेस्ट इज देयर। कहता है कि वह विदेशी भूमि हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगी क्योंकि वहां एक अंग्रेज सैनिक सोया है। बेचारा, बताइए। तो तीसरा लाइन हो गया। चौथा लाइन चलते हैं। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड। इंग्लिश कहता है कि हिज बॉडी यानी डस्ट विल इनरिच द फॉरेन सॉयल। अब वहां का मिट्टी में मरेगा, सड़ेगा और मिल जाएगा। कहता है उसका शरीर क्या बन जाएगा? धूल बन जाएगा और इस विदेशी मिट्टी को और समृद्ध करेगा। तो बेचारा सैनिक क्या कहता है कि हम मर भी जाएंगे, मेरा शरीर क्या बन जाएगा बच्चे? मिट्टी बन जाएगा और मिट्टी बन के वहां मिल जाएगा। यानी धरती माँ कहते हैं भारत में हम लोग क्या कहते हैं? धरती को माँ कहते हैं बच्चे। इसलिए माँ कहते हैं क्योंकि ये जो शरीर का निर्माण हुआ है और ये अंत में कहाँ जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए कभी कभी कहता है कि बुरा मत करो किसी का, मिट्टी में मिल जाओगे एक दिन।
सही बात है, बद्दुआएं भी लग जाती है किसी किसी को। तो बेचारा लेखक जो सोल्जर है, जो रूपर्ट ब्रुक हैं, वो लिखते हैं, अपनी कविताओं के जरिए बताते हैं कि जहां मरेगा सिपाही वो धरती उस देश का हो जाएगा हमेशा के लिए। और बेचारा लेखक कहता है अगर हम मर गए तो मेरा शरीर क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, और मिट्टी बन के मिल जाएगा उसी धरती में। सही बात है। इस शरीर का क्या है, शरीर किससे बना है बच्चे? पंच तत्व से बना है। आपको पता होगा शरीर किससे बना है? पंच तत्व से बना है। 5वां लाइन कहता है, 14 लाइन का कविता है, ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड सेव्ड मेड अवेयर, कहता है हिज बॉडी वाज बोर्न रेज्ड एंड एडुकेटेड बाय इंग्लैंड। अब जो देखो बच्चे, उस लेखक को कहाँ पढ़ा लिखा? तो उस शरीर को, जो शरीर वो छोड़ दिया फॉरेन फील्ड में, जहां मर गया, जहां दफन हो गया, बेचारा इंग्लैंड में जन्मा, पला बड़ा और वहां शिक्षा प्राप्त की, और अंत में क्या हो गया, बेचारा लड़ने गया, सेप्टिसिमिया बीमारी से मर गया और वहीं दफन हो गया। बेचारा मिट्टी बन गया होगा, और मिट्टी से भी फायदा ही हुआ होगा उस देश को। तो सैनिक बेचारा किसी का क्या बिगाड़ेगा? ये सैनिक की कविताएं हैं जो अपनी भाव को बता रहा है। कहता है छठा, गेव वंस हर फ्लोवर्स टू लव हर वेज टू रोइम, कहता है इंग्लैंड गेव हिम फ्लोवर्स टू लव एंड पाथ्स टू वंडर, कहता है इंग्लैंड ने उसे फूलों से प्रेम करना और रास्तों पर घूमना सिखाया। इंग्लैंड ने, उस देश ने क्या किया? इस सिपाही को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, और बेचारा जा करके किसी देश की मिट्टी में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ, मर गया। 7 नंबर क्या कहता है कि ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, अंग्रेजी हवा लिया, सब कुछ लिया, यानी हिज बॉडी बिलोंग्स टू इंग्लैंड एंड ग्रीव अप ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, कहता है उसका शरीर इंग्लैंड का है और उसने इंग्लैंड की हवा में सांस लिया। तो बताइए, एक बेचारा जो सोल्जर है, सिपाही, अपनी संवेदनाओं को कविताओं के जरियों से बता रहा है कि एक सिपाही जो जन्मा, बड़ा हुआ, शिक्षित हुआ और एक समय चला गया, उसका शरीर क्या है? इंग्लैंड का है, और इंग्लैंड की हवा में सांस लेता था। आज बेचारा वो दुनिया से चला गया। 8वां लाइन क्या कहता है? वास्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, इंग्लिश में ही वाज nurtured by England's river and blessed by the warmth of the English sun, कहता है इंग्लैंड की नदियों में पला और अपने देश की सूरज की रोशनी से आशीर्वाद पाया। तो आप बचपन से बड़े होते हो, कोई भी सिपाही बन जाएगा आप में से, मान लो आप विदेश में मर जाओगे लड़ते लड़ते, तो आपका शरीर भी यहाँ नहीं आएगा, लेकिन एक सैनिक क्या चाहेगा कि वो जगह जो हो जाए ना, उतना सा कम से कम उसके नाम से हो जाए हमेशा के लिए। रोशन है बच्चे? तो ये यहाँ तक है। 9वां लाइन देखिए क्या है बच्चे। हम मानते हैं अंग्रेजी थोड़ा सा टफ होता है, जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ हिंदी तो दिया हुआ है बच्चे, हिंदी तो आप समझ सकते हो। 9वां लाइन कहता है एंड थिंक दिस हर्ट ऑल एविल सेड अवे, तो इसका बढ़िया से इंग्लिश में लिख दिया है कि आफ्टर डेथ ही साउल विल बी प्योर एंड फ्री फ्रॉम ऑल एविल, कहता है कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा पवित्र होगी और सभी बुराइयों से मुक्त रहेगी। एक बेचारा सैनिक यही चाहता है कि मृत्यु के बाद, मरने के बाद भी उसका आत्मा क्या हो? पवित्र हो, प्योर हो और सभी बुराइयों से मुक्त रहे। साउल विल बी प्योर एंड फ्री फ्रॉम ऑल इविल। एविल बोलता है, एविल मतलब होता है बुराई। तो 10वां लाइन क्या कहता है बच्चे? ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, मतलब हिज स्पिरिट विल बी बिकम पार्ट ऑफ द इंटरनल माइंड, यानी यूनिवर्सल स्पिरिट ऑफ गॉड, कहता है उसकी आत्मा अनंत चेतना यानी ईश्वर या सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा बन जाएगी और ईश्वर से जाके मिल जाएगा।
एक कोई भी सैनिक बच्चे यही चाहेगा। इनकी कविताओं के जरिए ये सैनिक के बारे में बताना चाहे हैं कि एक सैनिक जो युद्ध लड़ने जाता है और बेचारा मर जाता है और फिर लौट के नहीं आता है। उनके परिवार वाले इंतजार करते रहते हैं कि अब लौटेगा, लेकिन बेचारा कहीं मर गया होगा और देश के लिए जान दे दिया होगा। तो ये सोल्जर कविता उसी गहराई को बताता है, उस चेतना को बताता है। भले ही अंग्रेजी कवि हो, इंग्लैंड के कवि हो। और ये आपके पास और 4 लाइन है। 11 नंबर क्या कहता है बच्चे? गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। कहता है हिज साउल विल गिव बैक द नोबेल थॉट्स एंड वैल्यूज थाउट बाय इंग्लैंड। थाउट नहीं, टाउट है बच्चे। तो कहता है उसकी आत्मा इंग्लैंड द्वारा दी गई और उच्च विचारधारा और मूल्यों को लौटाएगी। अपने देश से डिमांड कर रहा है। 12 नंबर लाइन है कि हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। तो इंग्लैंड के दृश्य, ध्वनि और सुखद सपनों को वापस ले जाएगा। और इंग्लैंड क्या करेगा? इन सब चीजों को, उसकी आत्माओं को, तो उनकी आत्मा ये पुकारेगी हमेशा अपने देश को। बेचारा एक सैनिक जो युद्ध पे जाता है और मर जाता है और कभी लौट कर नहीं आता। आपसे इतना अर्थ नहीं पूछेगा, अभी ऑब्जेक्टिव दिखा देते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा है। बड़ा आसान सब ऑब्जेक्टिव है, बस खाली आप समझो, मेरी भाषाओं को पकड़ो, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 13वां लाइन कहता है एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। कहता है आल्सो रिमेंबर्स दैट लाफ्टर विथ फ्रेंड एंड द जेंटलनेस ही लर्न्ड। तो कहता है बच्चे कि दोस्तों के साथ बिताया हंसी और सीखी हुई सौम्यता को भी याद रखेगा। अब आप लोग सोचो कि अपने क्षेत्र में कभी भी कोई सैनिक शहीद होता है तो उनके दोस्त लोग जाते हैं, जो कभी उनके साथ दौड़ते थे, कभी एक्सरसाइज करते थे, कभी पढ़ाई किए, और बेचारा आपका दोस्त एक दिन सैनिक बन जाता है और सैनिक बनने के बाद देश के लिए शहीद हो जाता है। कैसे उन शहीद के लिए हजारों दोस्त खड़े होते हैं जो नहीं भी जानते हैं। तो बेचारा जो नहीं जानता है तो सलामी देता है, टीवी पे देखता है, आंसू बहाता है, संवेदना व्यक्त करता है। यही है सैनिक बच्चे। सैनिक के दोस्त के साथ बिताया हुआ, सीखा हुआ सौम्यता को भी याद रखेगा। अब बेचारा मर जाता है ना, तो यही सब बाद में यादें रह जाती है। कहता है इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो कहता है फाइनली हिज साउल रेस्ट पीसफुल्ली अंडर एन इंग्लिश हेवन। अंततः उसकी आत्मा शांति से इंग्लिश स्वर्ग में विश्राम करेगी। लो, स्वर्ग का भी जो जगह हो वो अंग्रेजों का जगह हो यानी इंग्लिश जगह हो। तो ये कवि जो हैं बच्चे, इनकी कविता 14 लाइन की सोनेट पोयम समाप्त हो गई है। अब हम लोग एमसीक्यू की ओर बढ़ेंगे और आप जवाब देने में हमको लग रहा है कि सक्षम होंगे। अब किस टाइप का एमसीक्यू प्रश्न है उसको पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। हम प्रश्न नंबर अपने से लिखते जाएंगे, 1 और 2। 2 प्रश्न है आपका यहाँ पे। बताइए इन 2 प्रश्न का आंसर क्या दिया जाए। चलिए अब आपकी बारी आ गई है बच्चों। अब जवाब देने का बारी आ गया है, जागिए। जागने का समय आ गया, आप जागिए और बताइए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए धीरे धीरे प्रश्नों को पढ़िए और जवाब देने का कोशिश करिए। कोई खास बात नहीं है, आज आराम से पढ़ना है और समझना है। चलिए समझते हैं।
लिखा है ए पल्स इन द इटर्नल माइंड इज फ्रॉम। ये लाइन है बच्चे, अभी जो कविता पढ़ रहे थे उसी कविता का लाइन है। हिंदी में देखिए क्या लिखा है, ये इटर्नल माइंड वाला जो बात है किस कविता से है। तो कौन सी कविता बच्चे अभी पढ़ रहे थे हम लोग? स्नेक, माई सेल्फ, ऑडियोटम, सोल्जर। अभी सिपाही के बारे में पढ़ रहे थे, द सोल्जर के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों? सोल्जर के बारे में। चलिए अब यहां पर देखिए क्या पूछा है। रूपर्ट ब्रूक्स reputation as a poet rest on how many war sonnet? How many war sonnet? कैगो गिनती बताए थे? 5, 8, 7, 6। बताइए कमेंट में, कमेंट में बताइए बच्चे, गलत सही जवाब दो, घबराओ मत। चलिए तो 5। खुशनवाज बिल्कुल सही उत्तर दिए हो बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इंग्लिश भारी है? क्या मैं आपको नहीं सिखा पा रहा हूं? चलिए अब यहां पर देखिए और बताइए। ये बड़ा कर दिया मैंने, ये तीसरा और ये चौथा। कहता है द पोएट इन द सोल्जर इज इन लव विथ हिज। कथी से प्रेम है? देखिए यहां क्या लगता है, कवि किससे प्रेम करता है? कंट्री, देश, बहिन, पत्नी, गार्जियन। कथी से प्रेम करता है भाई? बताइए 3 नंबर का प्रश्न का आंसर। तीन नंबर का प्रश्न का आंसर बताइए बच्चों। तीन नंबर का प्रश्न का आंसर, 3 का ए, सबा, रोशन ए। वाह बिल्कुल सही। देखिए अब जाके मेरा मेहनत रंग लाया। 4 नंबर का क्या प्रश्न है बच्चे कि द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन कहां से लिया गया? ये लाइन किस कविता से ली गई है बच्चे? तो ये पंक्ति ऑडियोटम, सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायरमैन। तो ये सोल्जर से लिया गया है। बहुत अच्छा, आप सही मार रहे हो, एकदम शुद्ध मार रहे हो। अब चलो 5 नंबर, 6 नंबर। 5, 6 का जवाब दो बच्चे। रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस किसकी प्रशंसा करते हैं? किसका प्रशंसा कर रहा है? किस देश का रूपर्ट ब्रूक? इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, अमेरिका। मुझे लग रहा है कि आप सही मारोगे। किस देश का प्रशंसा कर रहे हैं रूपर्ट ब्रूक बच्चे? चलिए बिल्कुल इंग्लैंड का कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द सोल्जर इज किस प्रकार की कविता है? ओडी है, सोनेट है, इपिक है, कोनो नहीं है? बताइए बताइए, 6 का जवाब दीजिए। कैसन कविता था? अभी तुरंत बताए हैं। सोनेट पोयम। कैसन पोयम? सोनेट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुशनवाज एकदम आप सही मार रहे हो। अभी बहुत सारा प्रश्न है, 50 प्रश्न है। 7, 8। 6 का ये सबा कैसे मार दिए बच्चे? थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। देखिए द सोल्जर इज ए कैसन कविता? सोल्जर एक डैश कविता है। सिंबॉलिक, लिरिकल, पैट्रियोटिक, नन ऑफ दीज। पैट्रियोटिक, सिंबॉलिक मतलब संकेत वाला,
लिरिकल मतलब लिरिक्स वाला, या पेट्रियोटिक देशभक्ति, तो ये बच्चे देशभक्ति कविता है, पेट्रियोटिक पोयम है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, द सोल्जर डील्स विथ किस विषय से संबंधित है? फ्रांस, रसिया, स्कॉटलैंड, अंग्रेज, इंग्लैंड। बच्चे कहां से संबंधित है? इंग्लैंड से संबंधित है। चलिए 9 नंबर, 10 नंबर, कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है। कहता है द टर्म कॉन्सल्ड स्टैंड्स फॉर द सोल्जर। कहता है सोल्जर में कॉन्सिल्ड शब्द का अर्थ क्या है? यहां देखिए, अब थोड़ा सा स्पिन बॉल, अब थोड़ा सा स्पिन बॉल आया है। चलिए, कॉन्सिल्ड का मतलब बताना है हिडन, डिस्पेयर्ड, एब्सेंट, नॉन ऑफ दीज। हिडन होगा। 10 नंबर का जवाब दो बच्चे। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव हर फ्लावर्स। कहता है सोल्जर के अनुसार इंग्लैंड ने अपने लोगों को क्या दिया है? क्या दिया? बहुत कुछ दिया है। ब्यूटी दिया, कल्चर दिया, संस्कृति दिया। जी बिल्कुल, नर्ट्यूरिंग, बचपन दिया, और लैंड दिया, इन्वायरमेंट दिया। ये सब दिया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अभी बहुत सारा प्रश्न आएगा, जन्म, निधन सब आएगा, घबराइए मत। 1-2 प्रश्न थोड़ा सा हुलार दबार हो ही जाता है। चलिए, इस कविता में क्या पूछा है? 10 तक हो गया है, 11 और 12, 11-12। तो कहता है हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर। के लिखा है? किसने लिखा है? किसने रचा है? ऑप्शन नहीं है उस सवाल में, ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि बहुत सारा उत्तर था। तो कहता है कौन लिखा है सोल्जर कविता? बच्चे अभी तुरंत बताइए रहे थे। रूपर्ट ब्रुक ने। किसने लिखा है? रूपर्ट ब्रुक ने। 12 नंबर, रूपर्ट ब्रुक वाज बोर्न इन। कब जन्म हुआ था? बताइए, आप ही लोग से आशा है, उम्मीद है। 1887। बिल्कुल सही, सबका जवाब सटीक आ रहा है। एक के वीडियो में इसका कहानी खत्म कर देंगे, 1 शॉट में। 13 नंबर कहता है कि रूपर्ट ब्रुक डाइड इन। कब निधन हुआ था? 1915। रूपर्ट ब्रुक इज रिमेंबर्ड एज। किस रूप में याद किया जाता है बच्चे? प्रेम के लिए, प्रार्थना के लिए, टू ऑफर के लिए, नन ऑफ दीज। बताइए कैसे कवि हैं? प्रेम, प्रेम के लिए। बिल्कुल सही, सबका उत्तर बिल्कुल जबरदस्त आ रहा है। क्या बोल रहा है? ब्रुक इंस्पायर्ड। क्वेश्चन नंबर लिख दें, 15
और 16। क्या कहता है? ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द डेज फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के किस चरण में ब्रूक ने देशभक्ति को प्रेरित किया? किस चरण में, कौन से समय में? शुरुआती दौर में, और शुरुआती को बोलता है अर्ली, प्रारंभिक। बहुत अच्छा आप लोग मार रहे हैं आंसर, बहुत धन्यवाद। रूपर्ट ब्रूक ने यह कविता लिखी है, कौन सा कविता इसमें से जो विकल्प के अनुसार लिखा है? तो मेरे ख्याल से द सोल्जर सही है। हर तरह का प्रश्न मिल जाएगा, घबराइए मत। 50 प्रश्न है इस चैप्टर से, एक भी प्रश्न नहीं बाहर जाएगा एग्जाम में। हम आधा प्रश्न करा दे रहे हैं, आधा 25 आप लोग अपने से कर लेना। इसके लास्ट में आंसर भी ऐड किया हुआ है, समस्याएं नहीं होगी आपको। कहता है द सोल्जर इज ए डैश पोएम, कैसन कविता है? मेच्योर, वार, लव, हैप्पी। वार पोएट है, वार वाला, लड़ाई वाला। कहता है द इमेजेज एंड प्रेजेज ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टेंजाज। कहता है कविता के दोनों स्टेंजा में किसकी छवियां और प्रशंसा दिखाया है? कौन देश का, किस देश का प्रशंसा किया है कवि ने? कोई भी बच्चा बोल देगा अगर अभी तुरंत पढ़ा है तो। इंग्लैंड का चर्चा। उन्नीस 20। कहता है द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी आफ्टर हिज डेथ। सैनिक को मृत्यु के बाद कहां दफनाया जाना चाहिए? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में। कोई भी बच्चा बोलेगा सर इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का हो जाएगा जमीन। अगला है द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए। कविता द सोल्जर में बोलने वाला कौन है? बोलने वाला डॉक्टर है, सोल्जर है, टीचर है, ट्रेडर है। तो बोलने वाला कौन है बच्चे? एक सिपाही है, खुद एक सिपाही है। समय बहुत कम है बच्चे, बहुत लंबा क्लास हो गया। बनाने का उद्देश्य ही था बच्चे कि आपको एक बार में क्लियर हो जाए सब कुछ, और कभी भी जाके इस लेक्चर को जब देखो तो आपको बेहतर लगे। इक्कीस 22। दिव्या कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, एकदम आपका सही जा रहा है। द पोएम डैश इज ए पेट्रियोटिक पोएम। देशभक्ति भरी हुई कविता कौन सी है? ऐसा हूं बच्चा मार देगा अक्सर। द सोल्जर वाला बात लगता है देशभक्ति वाला है। 22 का देखिए रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक किस रूप में बोलते हैं? इंग्लिश, अमेरिकन, फ्रेंच, यूरोप। अभी तुरंत पढ़ा रहे थे अंग्रेजी इंग्लिश के बारे में। दिव्या कुमारी बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो बच्चे आप। चलिए 23 24। खुशनवाज बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हो बच्चे। विक्रम बहुत अच्छा। द पोएम डैश इज सोनेट। इसमें से कौन सा सोनेट कविता है? अभी तुरंत पढ़ा रहे थे सोनेट कविता। कोई भी बच्चा बोल सकता है कि द सोल्जर है ना सर, ये सोनेट कविता है। दिव्या थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं बच्चे, दिव्या आप लोगों का ही सपोर्ट है जो हम यहाँ पे हैं। चलिए बच्चे लाइव में जुड़े, बहुत अच्छा लगा। ए डस्ट होम बोर सेव्ड मेड अवेयर। कहता है धूल मिट्टी उस देश का हो जाए। कौन देश? इंग्लैंड का हो जाए।
हम आपसे बोले थे कि हम आधा करा पाएंगे, आधा आपको खुद से करना होगा। ये 25 और 26, अब आधा आप अपने से करोगे। तो माई टंग एवरी ऑफ माई ब्लड फॉर्म फ्रॉम दिस सॉयल दिस एयर, कहता है कि सब चीज खाली स्थानों में कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो ब्लड, डैश ऑफ माई ब्लड, कतरा कतरा, चलिए वेरी गुड। कहता है द पोएट इन सोल्जर इज डिप्टिंग द मिसरीज ऑफ हिंदी, द सोल्जर में कवि किस दुख को दर्शा रहे हैं? वार का, नेचर का, रिलेशन का, लव का, कथी का? तो युद्ध का दर्शा रहे हैं। 26, चलिए अब यहां से हम आपको शेयर का ऑप्शन दे रहे हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करिए। पहले तो क्यूआर कोड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको थोड़ा सा जाकर के गूगल लेंस है ना, गूगल जो सर्च करते हैं उसमें एक लेंस बगल में बना हुआ है, उसको क्लिक करके उसमें डालिए, स्कैनर को डालिए और तुरंत आपको स्कैनर से पूरा पेज मिल जाएगा अभी तक पढ़ाया हुआ। लास्ट पेज पे आंसर भी आपको मिल जाएगा। आप आराम से अभी जो पढ़े हो उसका रिवीजन कर सकते हो। हमको जैसा लग रहा है अनुमान से कि आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा बच्चे। सोल्जर मैंने आज पढ़ाया है, आप अपने से एक बार पढ़ के देखो। जो बच्चे बहुत कमजोर हैं वो हिंदी को फॉलो कर करके पढ़ लो। समरी पोयम सब कुछ दे दिया गया है, समरी भी दे दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों दे दिया गया है। चलिए अब यहां पर शेयर ऑप्शन आ रहा है, स्कैनर बीच में भी स्कैनर दिए थे। कैसे करें स्कैन? पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ये देखिए स्कैनर आ गया है। दिव्या देखिए, बच्चे सबा देखिए, ये स्कैनर जो दिख रहा है ना, आप मोबाइल पे जूम करो पिक्चर को। और स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो? वॉल्यूम बटन दबा करके, पावर बटन दबा करके, दोनों दबा करके रखो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा, एकदम आ जाएगा। दिव्या देखो यहाँ कोनों में जो इस है, एक बार करके बता दीजिए। ये देखिए यहां ये बड़ा स्कैनर आ गया आपके सामने। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका स्कैनर ले लो, स्क्रीनशॉट। ये मैं साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीन का शॉट ले लो बच्चे। और इसको जाकर के गूगल लेंस में गूगल सर्च करोगे ना, तो उसमें इमेज वाला ऑप्शन जाता है, लेंस वाला, उस लेंस पे क्लिक करोगे, ये इमेज को उसमें डालो, एक यूआरएल शो होगा, उस पर क्लिक करना, बस वो पेज खुल के आ जाएगा, टोटल पेज। चलिए अब प्रयास करिए, फिर देखते हैं, कल बताएंगे आपको इसका गूगल लेंस में जाके कैसे मारना है और कैसे सर्च करना है। करिए, हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सभी बच्चों का एक बार फिर से शुक्रिया। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। नए बच्चों से जबरदस्ती करवाइए सब्सक्राइब, क्यों नहीं पढ़ेगा? जब सर फ्री एजुकेशन कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं, सबसे मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं होगा? होगा।
लाइव बच्चे 6:30 बजे से 10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, पीछे आगे हो जाएगा थोड़ा, 6:30 6:40 और 8 बजे तक चलेगा 1.5 घंटा। और लगभग विषय चला है, पिछला जितना है दिव्या, जितना वीडियो है बच्चे उस सबको देखो। थैंक यू।